और जैसा कि कल कुछ लोगों ने और पार कर लिया, लगभग 22 लोग ऐसे थे जो ये भारत का पेपर कल दिए ग्रुप से, और 22 में से कुछ लोगों ने तो अपना रिजल्ट भी भेज दिया कि सर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब वो कम ज्यादा होना अलग की बात है ना। तो वो प्राथमिकता थी कि जिन्होंने पेपर दिया, और पेपर जब आप दे के लौटे, मतलब यह है कि जो आप लोगों ने दिया था वहां उन्होंने सिलेबस दिया था कि इतने इतने क्वेश्चन, इतने इतने नंबर के इतने लिखेंगे, लेकिन बताया बहुत हुआ की चेक होती ना तो बहुत मुश्किल लगभग एक शब्द बिंदा शब्द थोड़ा सा रुक गई थी बीच में, ठीक है। हमने कहा कि ऑनलाइन प्रश्न है ना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। ऐसे में कम से प्रश्न सर वीडियो रुक रहा है। क्लियर है कि नहीं? रुको, नेट से वही चलेगा। जी ठीक है, 5G चलना चाहिए, 4G चला। चलिए अभी बेटा क्लियर है कि नहीं, बार फिर से बता दीजिए। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सर। जी सर, जी सर। कहीं से नेटवर्क से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे पीछे कुछ हुआ तो समस्या हम समझ लेंगे। कभी कभी 5G फिर वैसे ही हो गया। हमने कहा जो वन लाइन सर आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी रुक गया। हेलो हेलो। जी सर। जी सर। अभी ठीक हुआ है कि नहीं? अभी तो है सही, फिर लेकिन बंद होने लगता। चलिए, अभी जब दिक्कत हो तो एक बार मैसेज या फोन कर दीजिएगा, क्योंकि जब पढ़ाने लगते हैं ना कभी कभी दिमाग से उतर जाता है कि कैसे चल रहा है, लेकिन अभी भी रुक के आ रहा है। अब सही है सर? अभी आ रहा है सर। ठीक है कि नहीं? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, जी सर। चलिए बेटा, अब माइक बंद कीजिए प्लीज, माइक बंद कीजिए। तो मैं कुछ बताऊं आप सबको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा वन लाइनर जो इमारत में प्रश्न आए, उन प्रश्नों में जो थ्योरी वाले प्रश्न हैं, लगभग 60 प्रश्नों में से 40 प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कंफ्यूजन की बात अलग है। ऑब्जेक्टिव होता तो मैं बता दूं, अगर यही प्रश्न मैं ऑब्जेक्टिव में बना दूं तो लगभग लोग मैं बताऊं
कि कहां तक पहुंचेंगे जानते हैं? टोटल अगर यहाँ पे 60 प्रश्न थे तो 40 से 45 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। 45 प्रश्न तक पहुंचेंगे आराम से यहीं पे। और अभी आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बाकी है, लेकिन पास होने वालों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी एमआरएस में, टीयर फर्स्ट में। इसलिए टीयर फर्स्ट को जिन्होंने क्वालिफाई करके यहां जो क्राइटेरिया पार कर रहे हैं 40 to 50 वाला, समथिंग 50%, वो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सब लाइन में है। कुछ में तो हो सकता है कि क्योंकि हमने जब मार्क देखे थे आपके क्वालिफाई वाले, तो गर्ल्स में ओबीसी वगैरह में -0.6 पे ऐसे कुछ गया था। समझ गए कि नहीं? हेलो जी सर। रचना जी, हेलो हेलो, नमस्ते। क्लास चल रही कि नहीं आपकी? रचना जी क्लास चल रही है? अभी बेटा अभी क्लास चल रही है, तो अभी बाद में आप कहोगे तो मैं ज्वाइन करा दूं। कोई दिक्कत होगी, अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही तो आप फोन कर लेना। ठीक है सर, सेम की चल रही होगी ना क्लास तो? हाँ चल रही बेटा, सेम पे चल रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है। मेंस के लिए? हाँ मेंस के लिए, मेंस के लिए। मेंस के लिए ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके ओके ओके, मेरे को भी ठीक है बेटा। दुर्गा सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? सीधे टॉपिक में आ रहा है। बिल्कुल सही सर, सही सर। चलिए चलिए टॉपिक पे आते फिर आपको दिखाते हैं कि आप अभी जो प्रश्न आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। देखिए एक चीज यहाँ क्लियर हो गया कि उन्होंने सिलेबस में कुछ कहा था कि इतने प्रश्न, इतने नंबर के, इतने ऐसे करके, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न दिया 1 नंबर के, ये बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया। इससे क्या है, इससे कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कितने नंबर तक पहुंच गए, ये क्लियर हो गया है। वहां तो कुछ झूठा मूठा भी लिखा जा सकता था, यहाँ कुछ झूठ मूठ कर नहीं लिख सकते हो, यहाँ टू द पॉइंट ही आपको लिखना था। आइए हम क्लास पे लेके चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे कहीं ना कहीं आपकी जो पैनी निगाह रहेगी। सर ऐसे क्वेश्चन एलटी में भी आ सकते हैं क्या मेंस में, या उधर पूरा थ्योरी का ही रहेगा सर? आज आता तो बढ़िया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा। ठीक है, अब वो अलग की रणनीति है। अगर वो लोग बना ले कुछ ऐसा तो हम तो खुश हो गए। हम तो देखे तो मन एकदम खुश हो गया कि यार इस तरीके का पेपर आया। वहां पे क्या था ना, जो थ्योरी वाले होते हैं वहां पे कॉपी चेक करने में और बताने में दोनों में समस्या है, और 100% कोई ये नहीं कह सकता है कि ये प्रश्न सही ही है। वहां पे अगर आपके प्रश्न 12 नंबर के दिए गए हैं तो 12 नंबर टोटल किसी भी प्रश्न में नहीं दिए जा सकते, चाहे कितना भी अच्छा लिख लो। लेकिन यहाँ 1 नंबर में 1 नंबर आसानी से आपको दिया जा सकता है। कुछ नंबरों में आपको आधा भी दिया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। और ऐसा भी तो वहां पर कुछ है नहीं। अब केबीएस का पेपर इधर लगा है 28 को, केबीएस का भी क्लियर हो जाए तो आधा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। फिर लगेगा कि यार प्रश्न का लेवल कितना अच्छा था। इन्होंने जो भी देखे सर सारे प्रश्न में, सर ज्यादा बड़े क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव में, वो तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो नाश्ता करके आया, खाना खा के आया, घर से गुस्सा। बिल्कुल एकदम आपने सही कहा कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वो देना चाहता है। और एक बात बताएं, अगर 4 एग्जामिनर होंगे तो 4 तरीके के कॉपी भी चेक होगी, ये भी जान लीजिए। इसलिए 1 लाइनर प्रश्नों में कहीं दिक्कत नहीं होती। इसीलिए सुचिता को अच्छा बनाए रखने के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जामों को खत्म कर दिया गया था। टोटल पहले नेट वगैरह डिस्क्रिप्टिव ही होता था। बाद में जब देखे कि वहां पे बड़ी धांधलेबाजी होने लगी है, समझ में नहीं आ रहा कौन पास हुआ, कौन जेआरएफ हो गया, कौन एसआरएफ हो गया, तो उन्होंने लास्ट में क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया। और ऑब्जेक्टिव कर दिया, सारी समस्या खत्म हो गई। एक बार फिर से अगर ये मौका मिल गया है, ऐसा इन्होंने किया है, तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। ये सॉल्व है बेटा, कहां तक दिख रहा है? हाँ ठीक है, सॉल्व है एमआरएस 2026। ठीक है, और कितने क्वेश्चन बेटा? थ्योरी वाले 60 क्वेश्चन।
आइए इनको देखते हैं, ऑब्जेक्टिव भी दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव देख के कुछ लोग चकराएंगे भी। प्रश्न की तरफ बढ़ते बेटा और उत्तर भी देखते चलेंगे और ये भी देखेंगे कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आप आसानी से कर सकते हो, किन प्रश्नों पे सारे लोग फेल होंगे और कौन से ऐसे प्रश्न है कुछ लोग कर लेंगे कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। पहला प्रश्न इनका बेटा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ऊपर का दिख नहीं रहा है सर, बोर्ड ऊपर का। ऊपर जाने दे बेटा, ऊपर की क्या जरूरत है, नीचे अब आएंगे तो नीचे दिखेगा, ठीक है। ऊपर तो कोई मतलब भी नहीं है, ऊपर हमने सिर्फ वही लिखा है, अब आ गया, चलिए पूरा मैंने कर भी दिया। आइए बेटा, इसमें है बेटा 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में एक एक में 4 है, 15 चौके 60। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर चर्चा की जाए, 1 की चर्चा की जाए तो इसमें 4 प्रश्न है, ए बी सी और डी, 4 प्रश्न है। इस तरीके से 15 प्रश्न है, 4 प्रश्नों की सीरीज बनी है, तो 15 चौके 60। इनका जो पहला प्रश्न है, इन्होंने लिखा है शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य संबंध बनाने में सहायक है। याद रखिएगा, प्रश्न देखिए फिर से, अब सबके पास प्रश्न नहीं होगा तो मैं एक बार प्रश्न कहूं तो भेज दे रहा हूं, उसको भी देखते रहिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। बाकी पूरा प्रश्न लिखने में मजा नहीं आएगा, ऐसे में ये प्रश्न मुझे पढ़ाना चाहिए था बोर्ड पे, ताकि प्रश्न देखते रहते उत्तर भी समझ आता, लेकिन फिर भी समझ में आएगा, एक एक नंबर का, इसलिए समझ में आ जाएगा। शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य, क्या पूछा बेटा, उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। और उद्देश्य में क्या पूछा इन्होंने कि कौन सा उद्देश्य है जो संबंध बनाने में सहायक है। तो देखिए, उद्देश्य में हम लोग 4-5 उद्देश्य जो पढ़ते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, उसमें अगर सामाजिक उद्देश्य की चर्चा की जाए, जी सर, सामाजिक ही सही है ना, अगर सामाजिक उद्देश्य की चर्चा की जाए तो यह हमारे संबंधों के लिए है। शारीरिक अगर चर्चा होगी तो फिटनेस के लिए है, मानसिक की चर्चा होगी मेंटल हेल्थ पे चला जाएगा, मेंटल फिटनेस से हो जाएगी। लेकिन सामाजिक उद्देश्य कहता है कि समाज में कैसे आपका रहन सहन, लोगों से मेल मिलाप कैसा है, ये चर्चा करता है। 1 नंबर का था बेटा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने, हु इज नन एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। ये प्रश्न सही बताऊं तो कोई नहीं कर पाया होगा, अपने मन से चाहे जो भी आप लिख के आए हो, लेकिन इस सबका प्रश्न गलत होगा। क्या बेटा, खेल समाज शास्त्र का जनक, खेल समाज शास्त्र के जनक, ये प्रश्न लगभग सब लोग गलत किए होंगे, उल्टा सीधा चाहे जो लिख लिए हो, बाकी किसी ने नहीं किया है। ये बेटे जानते हैं, ये अमेरिका के जो हैरी एडवर्ड है उनकी चर्चा यहां पे होती है। हैरी एडवर्ड, ये कहा बेटा अमेरिका के हैं, अमेरिका के, ये खेल समाज शास्त्र के बेटा जनक माने जाते हैं। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के क्या बेटा फादर हैं। तो ये प्रश्न लगभग लोगों ने नहीं पढ़ा था, मैं जानता हूं, तो ये मान के चलिए सबका प्रश्न गलत होगा। ये वाला प्रश्न लोग सही कर सकते हैं, ये वाला लेकिन नहीं सही कर सकते। तीसरा प्रश्न बेटा, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। सबसे सरल प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न इनका कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। मलेरिया परजीवी, इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार ऑब्जेक्टिव में दिया है, इसलिए दिक्कत नहीं है। जो प्लाज्मोडियम बेटा, कौन सा, प्लाज्मोडियम, इनके परजीवी का नाम है बेटा क्या, प्लाज्मोडियम परजीवी होती है, ठीक है। इनकी जब हम लोग पूरी ग्राफ पढ़ेंगे कि कौन कौन सा किनकी वजह से होता है तो ये समझ में आ जाएगा। अब प्लाज्मोडियम लगभग सबको याद रहा होगा, प्लाज्मोडियम परजीवी इसकी मलेरिया का परजीवी है। तो ये क्वेश्चन लगभग करने लायक था, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी लगभग करने लायक था। चौथा क्वेश्चन में बेटा, किस वर्ष भारतीय शौकिया मुक्केबाजी महासंघ जो IABF है का नाम बदलकर भारतीय मुक्केबाजी संघ रखा गया। तो बेटा ये ओलंपिक जब 2016 वाला चल रहा था ना, वहां की चर्चा है, तो 2016 में ये भी प्रश्न लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इतना डीप में सबको पता नहीं रहा होगा। तो इस में से दो नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आपने किया होगा तो।
अब आइए बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे ए, बी, सी और डी। यहां से देखते हैं कितने क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। दो मिनट बेटा, इन्होंने पहला प्रश्न दिया बेटा, बैलेंस आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कोई नहीं कर पाया होगा। ठीक है, ये भी अमेरिका के रहने वाले थे बेटा, हिलबर्ट जो एल्डन है, एल्डन जी, एल्डन जी की चर्चा होती है। इनका पूरा नाम जो बेटा हिलबर्ट एल्डन है। ये 1950 में इस दिशा में बैलेंस या कह लो कि एक सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने लोगों की देखभाल और जीवन जीने की कला को बताया था, फिटनेस कैसे किया जाए। तो 1950 के लगभग दशक की चर्चा है। यह वाला प्रश्न भी लगभग लोग नहीं कर पाए होंगे, मान के चलिए कि प्रश्न नहीं मिलेगा आपको उत्तर यहाँ पे। दूसरा प्रश्न दिया बेटा, प्रतिरोध प्रशिक्षण या शारीरिक तनाव के परिणाम स्वरूप कंकाल की मांसपेशियों के तंतुओं के आकार, आयतन और घनत्व में होने वाली वृद्धि को कहा जाता है। सीधा सा प्रश्न इन्होंने पूछा। ये प्रश्न बेटा सरल था। लिखो है द इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड डेंसिटी किसकी? आप स्केलेटल मसल फाइबर्स रिजल्टिंग फॉर रेजिस्टेंस और क्या बेटा, ट्रेनिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रेस इज नोन एज। इनका कहने का मतलब है बेटा कि जब कोई प्रतिरोध करते हैं या जब कोई व्यायाम करते हैं तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, मतलब मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, उनमें जो स्केलेटल मतलब अस्थि मांसपेशी जिसे कहते हैं, जैसे बाइसेप्स वगैरह हो गए, इनकी शेप एंड साइज वॉल्यूम में जब डिक्रीज मतलब कि इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, कोई मांसपेशी बढ़ जाती, बड़ी, क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं बेटा, क्या है वो? सरल सा नाम है हाइपरट्रॉफी। तो क्या है? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है। ये प्रश्न सरल था, समझ गए जो लोग होंगे वो तर से तर लगाए होंगे। हाइपरट्रॉफी भी अगर लिख देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, अगर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी मस्कुलर की चर्चा किया ही है, इसलिए भी यहां कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बेटा तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं इनके। इन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इमारत में एक मानक फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई लिखिए। तो सभी लोग जानते हैं जो लंबाई होती है मीटर में अगर पूछा जाता है तो 100 से 110 मीटर तक, सॉरी 110 मीटर तक। ये क्या बेटा? ये इनकी लंबाई है। और जो चौड़ाई इनकी होती है 75 मीटर हाईएस्ट होती है। तो कहां से? 64 से समथिंग, तो 64 से 75 मीटर तक ये इनकी चौड़ाई है। ये वाला भी क्वेश्चन मान के चलिए कि लंबसम लोग सही लिखे होंगे, लेकिन यहां भी गलती होगी क्योंकि जो प्रॉपर फुटबॉल वाले हैं वो कर लिए होंगे, क्योंकि अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव कर लेते, ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए ये भी मान के चलिए कि दिक्कत होगी यहाँ पे। लेकिन करने लायक क्वेश्चन था, इसलिए इसको यस में रखा जाएगा। बाकी भी घटा के दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन था बेटा इसका चौथा जो क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से मानव शरीर के किन 2 मुख्य भागों में संग्रहित होता है? सबसे सरल क्वेश्चन और लगभग सभी लोग इसको जानते हैं। पहली बात तो हमको पता है कि जब ग्लूकोज की प्रक्रिया को पढ़ते हैं या जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ाया है, तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है। और इस स्टोर होने की प्रक्रिया, जब ग्लाइकोजन के टूटने की क्रिया को पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले आता है ग्लूकोज, ज्यादा हो जाता है, स्टोर होता है, बाद में टूट। अच्छा, स्टोर होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? एक तो लीवर है, दूसरा कहा बेटा जो हमारी मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों में क्या होता है कि जाकर के ग्लाइकोजेनेसिस, हाँ ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, ग्लाइकोजेनेसिस तो हुआ ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना, लेकिन एक मेटाबॉलिज्म में जब होता है, जब हम मेटाबॉलिज्म में पढ़े हैं कोई भी चीज, मेटाबॉलिज्म में इसकी 2 क्रियाएं होती हैं। एक क्या है? एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म,
दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। तो जो स्टोर हो रहा है लीवर में, ये ग्लाइकोजन के रूप में हाँ एनाबोलिज्म की क्रिया है। बिल्कुल सही है कि जो लीवर में एकत्रित हो रहा है वो एनाबोलिज्म हो रहा है, मतलब कि स्टोर हो रहा है। कैटाबोलिज्म में क्या होगा, ये टूटेगा, विखंडित होगा, एटीपी जब एटीपी में परिवर्तित होने लगता है या कह लो ग्लूकोज फिर से बनेगा, तो लीवर हो जाएगा बेटा। और साथ ही साथ हमारी इसमें बेटा जो मांसपेशियां है, और कौन सी मांसपेशियां लगभग जो एक्टिव, हाँ एडिपोज टिश्यू कह लो, एडिपोज टिश्यू भी बोल सकते हो, एडिपोज टिश्यू, या इसी को आप जानते हो एडिपोज टिश्यू को आप स्केलेटन मसल भी बोल सकते हो। ठीक है, एडिपोज जो टिश्यू है वो एक तरीके की एडिपोज एक तरीके का कह लो कि जो मांसपेशी का जो एक भाग है एडिपोज वाला, उसमें संग्रहित हो रहा है, इसको आप कंकाली पेशी भी बोल सकते हो। तो जो लोग इसको लिखेंगे वो भी सही होगा। यहां अगर पेशी भी लिखे तो भी सही हो जाएगा, ये भी मान लो, उत्तर आपको लगभग सटीक मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो प्रश्न थे ये इनमें से 2 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, 1 प्रश्न गलत हो सकता है। तो यहां भी एक्यूरेसी में देखें 2 नंबर यहां भी एक्यूरेसी में मिल सकता है। अब आइए सर क्वेश्चन, फुटबॉल के ग्राउंड की मेजरमेंट जब मापी इसमें मानी गई थी, तो सर इसमें 120 और 80 कर देते सर, तब भी ठीक हो जाता क्या सर? हाँ तब भी ठीक हो जाता। देखो क्योंकि सुने हमारी बात, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई पॉइंट आउट नहीं किया है। इन्होंने देखिए लिखा क्या है, मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर ये का तीसरा है ना, सी वाला। इन्होंने लिखा एक मानक फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई, अगर उस मानक में अगर ये भी लिख देते ना 80 बाई 120, ये भी करेक्ट हो जाता, एक्यूरेसी में भी करेक्ट हो जाता। अगर ये भी लिख के आओगे तो भी नंबर आपको मिलेगा, काटेंगे नहीं वहां पे नंबर। यही होता है जब आप नजदीक का उत्तर देते हैं। तीसरे में देखें बेटा, तीसरे में ए बी सी और डी, 2 नंबर मान के चलिए यहां मिलने की संभावना है आपको, अगर आपने सही किया होगा 2 नंबर यहां भी मिल सकते हैं। तीसरे में देखिए, एक क्रिकेट बल्ले की लंबाई और चौड़ाई क्या होती। क्रिकेट बल्ला तो सभी लोग जानते हैं, और जितना स्टंप जमीन से नहीं, हाँ नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, हॉकी होती है, हॉकी की लंबाई कितनी होती है मैक्सिमम 38 इंच, और बल्ले की जो लंबाई होती है वो भी 38 इंच ही होती है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज क्या है, इन्होंने पूछा है हाँ एक माना क्रिकेट बल्ले की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है सर? 4.25 इंच। 4 इंच में लिखेंगे 4.25 इंच हो जाएगा। 25 इंच। सेंटीमीटर में लिखेंगे क्या होगा? 60.6 है शायद। 10.8। ये तो आप चाहे जिसमें लिखे, चाहे मीटर में लिखे, चाहे फीट में लिखे, चाहे मतलब एक होना चाहिए, तो ये आपका सही माना जाएगा। तो अगर ये भी लिखेंगे तो बिल्कुल करेंगे। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न का बेटा, शारीरिक व्यायाम के दौरान रक्तचाप का वह घटक जो अपेक्षाकृत स्थिर रहता है या जिसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है कहलाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, सही बताएं। ये सामान्य लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाए हैं, और ये प्रश्न मान के चलिए कि आपकी गलत होने की संभावना रहेगी। इन्होंने कहा है जब आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के दौरान जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में कह रहा है कि कौन सा ऐसा घटक होता है जो सामान्य स्थिति में बना रहता है। तो देखिए बेटा, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सारी चीजें घटती बढ़ती रहती है, सब बीपी यूपी सब कहीं कहीं, लेकिन आप जानते हैं जब बीपी में हाई बीपी और लो बीपी, मतलब कि जो
मिनिमम एक एवरेज बीपी का मान है या मापन है जो सिस्टोल और डायस्टोल है। सिस्टोल में क्या होगा और डायस्टोल में क्या होगा, अगर ये समझ में आ जाएगा तो लगभग प्रश्न आपका थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा। चलिए बताइए, सिस्टोल में ब्लड प्रेशर हाई होता है कि लो होता है, कि डायस्टोल में प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? सिस्टोल में ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, सिस्टोल का मतलब सिस्ट करना, सिस्ट मीन्स दबाना, दबाने पर तेजी से निकलता है ब्लड। जब तेजी से निकलता है ब्लड इसका मतलब हाई होता है, तो वहां क्या होता है बेटा 120 होता है, 120। और जब यही लो होता है तो 80 होता है, इसीलिए 120/80 होता है, mmHg होता है। ये तो सामान्य चर्चा हुई। इनका प्रश्न है क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो 120 जो होता है ना, जो इसकी हाई बीपी है वो सदैव तेज चलती है, लेकिन लो बीपी में परिवर्तन बहुत सामान्य होता है। लो बीपी घट के नीचे नहीं आती है, वो सामान्यतः 80 के नीचे बहुत रेयर जाती है, वहीं पे आके स्थिर हो जाती है। तो इसलिए जो डायस्टोल है, बहुत कम या नाम मात्र का, ये क्या हुआ? हेलो हेलो, क्या हुआ? माजी लोग हैं घर पे। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से। कहाँ हो? ये अनिता जल्दी पूछ, कुछ को बताओ, तुरंत बताओ, लेकिन हमको जल्दी तुरंत देना है। धीरे से बोल के जल्दी दो, लेके जाओ मत हमें दो। देखो ना क्या है, तो हमें कहा डायस्टोल बीपी पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है, मतलब 120 में तो परिवर्तन होगा, लेकिन 80 जो है डायस्टोल बीपी, इस पे परिवर्तन बहुत सामान्य होता है। तो वही हमने एक बार आपको लिखवाया भी था जब हम पढ़ा रहे थे कि बीपी पर बहुत सामान्य प्रभाव पड़ता है, तो वही बीपी पर बहुत सामान्य प्रभाव पड़ता है, यही है कि मतलब वो लगभग शिथिल ही रहती है। ये वाला भी प्रश्न आप मान के चलिए कि नहीं कर पाए होंगे मैक्सिमम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन ये वाला भी सर, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ना सर, इस वाले क्वेश्चन को सर एक बार दोबारा। जी 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 जी, एक बार फिर से देखिए, प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए तो एक बार फिर से कंफ्यूजन दूर होगा थोड़ा सा। प्रश्न बेटा आपका, हाँ, शारीरिक व्यायाम के दौरान, मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो रक्तचाप देखिए, पहले बता दिया, बीपी इसमें लिख दिया है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो बीपी, सिर्फ बीपी की चर्चा, ब्लड प्रेशर में कौन से किस घटक पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये वाला होता है बेटा, बीपी में दो ही बीपी, या तो हाई बीपी या तो लो बीपी, या तो आर्टरीज में बहेंगी या तो आपके वेन्स में बहेंगी। वेन्स में ये चलेगा, आर्टरीज में ये चलेंगी। तो ऐसे में लो बीपी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, हाई बीपी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही वाला उत्तर आपका सही होगा कि बीपी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, वो भी किसका? डायस्टोल का, या कह लो कि जो 80 mm या लो बीपी उस पर। समझ आया कि नहीं? जी हाँ बोल दीजिए। ब्लड प्रेशर अकेला लिखा हूँ, ब्लड प्रेशर हाँ वो भी वहां भी सही हो जाएगा। आपने अगर बीपी ब्लड प्रेशर भी लिखे है ना तो भी आपको अंक मिलेगा, क्योंकि बीपी पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है। हम देखिए एक दिन जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा कि हम बीपी की चर्चा किए थे, और बीपी में हमने आपको बताया था कि सब पर प्रभाव पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट पे पड़ेगा, उसमें हमने कहा था बीपी पर बहुत नॉर्मल प्रभाव पड़ता है। और बीपी में भी जो डायस्टोल बीपी है, मतलब वेन्स में बहने वाली बीपी है, उस पे बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर ये लिख देते तो 100% उत्तर था। आपने बीपी लिखा है तो 50% उत्तर आपका है। लेकिन यहाँ पे मान के चलिए कि बीपी अगर लिखे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, इसलिए दिक्कत ज्यादा नहीं होगी यहाँ पे। अब सी वाले में आते बेटा, सी वाले में आते हैं, थोड़ा नीचे कर ले इसको। देखिए आप इतना दिमाग लगाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रश्न देखे तो बहुत खुशी मिली हमको
कि प्रश्न का लेबल उन्होंने इतना अच्छा बना दिया था वन लाइनर को कि मन में तो अंदर से खुश हो गया कि जिन लोगों ने डेली क्लास की थी उन्हीं लोगों का ये प्रश्न था। जिन्होंने क्लास नहीं की थी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव किया था, वो सब फेल थे कहीं ना कहीं। आगे देखिए सी वाले प्रश्न को। सी वाले में बेटा, फार्टलेट विधि द्वारा फिटनेस का कौन सा घटक, ये तो दुनिया जानती है। विच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज डेवलप्ड बाय फार्टलेट मेथड, सब लोग जानते हैं क्या बेटा, सहनशीलता या इंडोरेंस, ये तो सब किए होंगे। चलिए एक नंबर, आधा नंबर इस पे देंगे, एक नंबर इस पे देंगे, एक नंबर इस पे देंगे। अगर यहां भी लिखा है तो मान के चलिए कि मानेंगे, लेकिन हमको लगता है अगला प्रश्न देख ले तो बताएंगे कि इसमें कितने नंबर एक्यूरेसी में बन सकते हैं। तीसरा प्रश्न बेटा, इसमें 1 मिनट में पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं, जो बिल्कुल सरल था, कार्डियक आउटपुट। सब की तुलना में यह वाला प्रश्न सबसे सरल था। मतलब अगर इनमें 2 मिलते तो अगर एक्यूरेसी में बेटा देखा जाए तो यहां 3 भी मिल सकता है या 2.5 मिल सकता है। अगर जो अच्छे लोग होंगे, अच्छे का मतलब बहुत अच्छे, तब 3 मिलेगा, नहीं तो यहां भी 2 ही मिलने की संभावना है। चाहे वो देखो इसको और इसको तो 2 नंबर 100%। इसमें हमने आधा नंबर का जो कहा ना कि ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता था। जो लोग स्पोर्ट्स के वो लोग इसको सही कर लेंगे, जो आपके पढ़ाकू वीर है वो इसको ठीक कर लेंगे। तो ऐसे में 3 नंबर यहां मिलने की संभावना आपकी बन सकती थी। तो इसलिए मान के चलिए कि इस लेवल में आपको 3 नंबर मैक्सिमम की चर्चा है। आइए चौथे पे आते हैं। प्रश्न लेकिन बहुत मजेदार है, ये जान लीजिए। चौथा बेटा इन्होंने लिखा है, किस नेतृत्व शैली में समूह के सदस्यों को निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्ता होती है। देखो इन्होंने बहुत सामान्य, बहुत अच्छे वर्डों में लिखा है कि इन विच लीडरशिप स्टाइल ग्रुप मेंबर्स हैज फुल ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजन। मतलब कि एक ग्रुप है जिसमें 50 बच्चे हैं, एक लीडर है, बाकी 49 क्या है, लीडर के सहायक है। तो कोई भी नेतृत्व करता, कोई भी डिसीजन लेगा तो उसमें सब लोग अपनी अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अब इसको एक शब्द में क्या लिख सकते हो या आपने क्या लिखा है, ये हमारी समझ से थोड़ा सा परे है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होना, प्रजातांत्रिक, हाँ बिल्कुल, प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो है वही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। सर लोकतांत्रिक भी तो हो इसी को, सकता है। हाँ प्रजातांत्रिक, लोक भी तो ही है, प्रजातांत्रिक एक ही है सर, दोनों हो गए बेटा। देखो हमने क्या कहा, जो समानार्थी वर्ड आप लिखे बिल्कुल सही, क्योंकि इसका सामान्य एक ही वर्ड नहीं होता है, लोकतांत्रिक भी होगा। और इसको आप चाहे तो एक आध वर्ड और जोड़ सकते हैं, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, वही डेमोक्रेटिक हो गया, यही सही है, जनतांत्रिक विकास, मिलता जुलता वर्ड है। मतलब इन तीनों में माइक बंद करें प्लीज बेटा, बोलने के बाद माइक बंद कर दिया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक या प्रतिनिधि तांत्रिक नेतृत्व, तो कुछ भी कहे वो सब सही है, मतलब आपने सही तरीके से आपने बता दिया। बी, अब वही बात है कि कॉपी चेक करने वाला अगर लड़ झगड़ के आया है तो लड़ झगड़ने वाला ही नंबर देगा, फिर वो यही ढूंढेगा बार बार। और अगर सुलझा हुआ व्यक्ति है तो आपकी भावनाओं को समझेगा, भावनाओं के साथ आपने क्या लिखना चाहे और क्या लिखा है उस पर भी उसका दिमाग जाएगा। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न इनका है, विश्राम की वन लाइनर क्वेश्चन में सर तो भावनाओं का तो कुछ ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लेकिन भावनाओं का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्दों का जो, जैसे मान लो किसी ने प्रजातांत्रिक लिखा
किसी ने लोकतांत्रिक लिखा, किसी ने जनतांत्रिक लिखा, किसी ने इसी को थोड़ा सा अलग अपने तरीके में व्यक्त कर लिया कि प्रतिनिधिक नेतृत्व लिख दिया। तो कहने का मतलब सब एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अब अगर किताबों में प्रजातांत्रिक ही लिखा है, अगर वो उसी का वेट करे तो इनको गलत करता हो सकता चला जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका जो एक खुद की थिंक है वो कितना आपके सपोर्ट में है। ठीक है बेटा, आगे बाकी तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर इसका क्या होगा, यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न जो है बेटा, देखिए माइक बंद कीजिए पहले, सब माइक बंद करें अपनी, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, फिर डिबेट नहीं होगी, मैं फिर बताता जाऊंगा, भागता जाऊंगा। आगे देखिए, विश्राम की स्थिति में एक सामान्य श्वसन चक्र के दौरान सांस ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? कितना सरल क्वेश्चन। इस प्रश्न को तो 20 बार प्रश्न में दिए होंगे, 50 बार गया होगा, अब 20 बार तो हम पढ़ाए होंगे। क्या कह रहा है? लंग्स की चर्चा किया है, कुछ भी बताना इसमें। कह रहा है कि जब आप आराम कर रहे हैं, जैसे मान लो आराम ही कर रहे बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग चल रही, ब्रीदिंग, ये सांस अंदर गई और यहां से सांस बाहर निकल गई, मतलब सांस का लेना और सांस का छोड़ना। इस गति को क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मात्रा का आयतन हिंदी बोलते हैं, और ये सदैव 500 ml होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका मस्कुलर सिस्टम, साथ में थोड़ी सी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स पूरा भर के टोटल यही 60 प्रश्न है। अब देखिए बेटा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व और जनतांत्रिक, ये तो हो गया। इसमें क्या इन्होंने पूछा था कि द वॉल्यूम ऑफ एयर एट हाँ वही है, कुछ और नहीं है। विश्राम की स्थिति में एक सामान्य श्वसन चक्र के दौरान सांस ली गई छोड़ी गई मात्रा क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बेटा ना, इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ टाइडल वॉल्यूम लिखिए, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? ये क्वेश्चन तो सब लोग कर लिए होंगे हमको लगता है। सी, अगला क्वेश्चन का बेटा, पुरुषों के एक फील्ड हॉकी मैच में खेल अवधि एवं अंतरालों का क्रम लिखिए। पुरुषों का पूछा है, तो यहाँ पुरुष और महिला का कोई अंतर होता नहीं है, दोनों एक ही वे में चलते हैं। टोटल खेल 60 मिनट का होता है। टोटल कितना बेटा? टोटल 60 मिनट का होता है, लेकिन इन्होंने क्रम पूछा है। क्या पूछा है बेटा? पुरुषों के एक फील्ड हॉकी मैच में खेल अवधि एवं अंतरालों का क्रम पूछा है, मतलब टोटल सीक्वेंस बनाना है। तो 15 मिनट खेल चलेगा, 2 मिनट रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट खेल चलेगा। फिर अगर आगे आए बेटा तो विश्राम का समय आएगा, और विश्राम में 5 से 10 मिनट का विश्राम होता है। 5 लिखे होंगे तो भी सही, 10 लिखे होंगे तो सही, 5 से 10 लिखे होंगे तो भी सही। फिर वही क्रिया चलेगी 15 मिनट। हाँ, मतलब मिनिमम 5 है, 15 का होगा, 10 से 5 मिनट नहीं है। हम ये कह रहे हैं 15। हाँ, तो आप 15 तो 15 अगर लिख दिए, ये विश्राम का टाइम 5 से 10 मिनट जो भी आपने डाला, इसका 5, 15 तो 15 फिर लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। 60 मिनट टोटल, ये इन्होंने पूछा था। अगला क्वेश्चन इनका देखिए बेटा, इनका एक अगला क्वेश्चन है, अधिकतम सांस लेने के बाद फेफड़ों से छोड़, अरे पहले सांस बंद करो यार, कौन बोलेगी? माइक बंद रखोगी, बोलोगी नहीं, घर पे बात करोगी तो हम फिर नहीं ध्यान देंगे तुमको। अधिकतम सांस लेने के बाद कहा था, मैक्सिमम सांस कहा था, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी क्या एक्सेल्ड, मतलब अंदर लेना, फ्रॉम द लंग आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन इज नन एज। कहा कि अधिकतम सांस लेने के बाद फेफड़ों से छोड़ी जा सकने वाली हवा की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा इनकी बात। इन्होंने कहा कि एक बार जितनी भी सांस आप ले सकते हैं उतनी सांस आप ले लीजिए। सांस आप ले लिए, इस सांस को लेने की जो ये विधि होती है कि जितना खींच सकते हैं
इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम कहते हैं, इसे रिजर्व वैल्यूम कहते हैं। मतलब जितना खींचना हो, जब प्राणायाम होता है ना, प्राणायाम में जब कहते हो रेचक, कुंभक और पूरक, जब पूरक करते हैं ना, तो पूरक के समय इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होती है, और यह वैल्यूम 3000 से लेकर के लगभग 3200 ml तक होती है। मतलब लगभग 3 लीटर से ज्यादा ही होती, 3 लीटर के लगभग। तो कह रहा है एक काम तो ये करिए, अधिकतम सांस लेने के बाद फेफड़ों से छोड़ी जा सकने वाली हवा, मतलब अब छोड़िए, छोड़ने का तो अगर इंस्पायरेटरी आपने करा तो इसी के साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इसकी चर्चा, मतलब कितना आप छोड़ सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जो निकाल सकने वाली वायु होती है उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम बोलते हैं, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होती है वो लगभग होती क्या बेटा, 1000 से लेकर के 1200 ml तक या 1100 ml तक, ये है कितना निकाल सकते हो। इसके बाद इसी में जब आप कैपेसिटी को बताते हो तो इसमें जुड़ जाता है टाइडल वैल्यूम। टाइडल वैल्यूम हर जगह जुड़ेगा। अगर कैपेसिटी बताओगे मतलब कि सामान्य सांस लेना और छोड़ना 500 ml, टोटल को जोड़ लोगे तो 32 और 12 लगभग 5 लगभग 2700 हो जाए, 4700 हो जाएगा। 4700 से 4800 ये होता 4600 से 4800, और इसी को बोलते क्या बोलते भाई, जल्दी बताएं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी, जीवन धारिता, हिंदी में बोलते जीवन धारिता, या इंग्लिश में बोलते हैं टाइडल, वाइटल कैपेसिटी, या हिंदी में जीवन धारिता। जीने के लिए इतनी सांस की आवश्यकता होती है कि कितना खींच लो, मतलब टोटल कितना, अगर एक बार जितना खींच लिए अंदर, खींचने के बाद अब चाहे आप निकालिए ना, तो इसमें जो टोटल वायु आ चुकी है, उसी को जय धारिता होता है। मतलब जितना खींच रहा हो, जैसे बोला गया कुंभक करिए, क्या करिए? कुंभक। अगर कुंभक के समय पूछा जाए कि आपके अंदर, चेस्ट के अंदर कितनी वायु है, तो जीवन धारिता वाली वायु है। क्यों? क्योंकि जो खींचा हमने लगभग 3200 ml तो बाहर से खींच लिया, पहले से ही 1000 के लगभग या 1200 के लगभग पहले ही थी, जो हम निकालेंगे बाद में, फूटेंगे तो निकलेगी, और 500 ml तो हमारे अंदर आती जाती रहती है, ये कॉमन है कि रहेगी। इस तरीके से देखा जाए बेटा, 5 2 7 मतलब 4700 हो रहा है। इसी को 4700 को क्या बोलते बेटा? वाइटल कैपेसिटी या जीवन धारिता बोलते हैं। बाद में इसको हम पढ़ा भी देंगे, हमने 2-3 बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कैपेसिटी और वैल्यूम में अंतर। तो कहीं दिक्कत है तो इसमें देखिए कई नंबर मिलेगा, इसमें सारे क्वेश्चन सरल जी, ये भी सरल था, पढ़ने वाले ये भी सरल करेंगे। टाइडल वैल्यूम बिल्कुल सरल था, प्रजातांत्रिक ये भी सही था। 4 नंबर है तो इसमें मैं 3 नंबर आपको मान लेता हूं कि 3 आराम से मिलेंगे, इसमें 2.5 नंबर आपको आराम से मिलेंगे। तो कितने? 4 चौक 16 नंबर में, 16 नंबर में हमारे कितने? 3 3 6 2 8 2 10 नंबर हमको मिल गए। 16 क्वेश्चन में 10 नंबर की एक्यूरेसी आ गई। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन बहुत मजेदार थे। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अच्छा प्रयास किया होगा, मैं सही बताऊं, ऐसे में तो ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन 100% यहाँ पे है। और अभी 2-3 लोगों का मैं नाम ले लूं तो मैं बता सकता हूं कि उनका सिलेक्शन अभी हो गया है, उनके स्कोर देखने के बाद, क्योंकि वो हाई स्कोर में है। ठीक है, फिर भी आप मान के चलिए कि जिनका प्लस माइनस है, खास करके गर्ल्स में, उनका सिलेक्शन बहुत अच्छी दिशा में हो जाना चाहिए। क्योंकि जब रिजल्ट हमने देखा था तो हमने देखा था कि इनका जो क्वालिफाइंग का एरिया था वो बहुत नीचे चला गया था। अब ये हो सकता है कि वहां अगर 15 गुना पास करा दिए हो तो हो सकता है 15 पे एक ही बच्चे को लेना हो, तो ऐसे में दिक्कत भी हो सकती है कि 15 में कौन ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन ये मान के चलिए कि ज्यादा लोग पास नहीं हो पाए थे, इसलिए संभावनाएं थोड़ा ज्यादा से बनी है। और जो लोग पास हुए थे वो टोटल स्पोर्ट्स वाले नहीं थे, ना उनकी ज्यादा, या तो उनकी ज्यादा हिंदी अच्छी थी या तो उनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई हो गए। सबसे बड़ी बात बीपीई वालों के लिए स्पेशल था,
इसलिए और अच्छी बात हो गई कि बीपी वालों के लिए स्पेशल दवाई के लिए तो मुख्य हो गया, उन्होंने सही क्या कर दिया। चलिए प्याज बहुत जम के लगी, प्याज बहुत जम के लगी, प्याज बहुत जम के लगी। चलो बेटा आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आगे 4 प्रश्न, हमारे 5वें प्रश्न आते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा A, B, C, D। पांचवें देखिए बेटा, पांचवें में इनका पहला जो प्रश्न है, उन्होंने लिखा है कि किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत एवं स्थितीय घटक दोनों व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्देशक हैं। According to his theory, both personal and situational factors are important predictor of behavior। उनके अनुसार व्यक्तिगत एवं स्थितीय घटक, वही देखिए सब प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन समझिए किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत एवं स्थितीय घटक दोनों व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्देश है। तो सीधी सी बात जानते बेटा, ये भी सरल है। आप इसको अगर देखें तो कह रहा है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें व्यक्तिगत मतलब पर्सनल एवं स्थितीय स्थिति मतलब आप जिस स्थिति में रह रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं उस कंडीशन में कह रहा है कि व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा माना जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, अगर व्यवहार की चर्चा इन्होंने की है तो इसका मतलब 100% आप मान लीजिए कि यह भी सोशल बिहेवियर से संबंधित है कि सामाजिक व्यवहार अगर आपका अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि आप जिस भी, चाहे वो व्यक्तिगत की बात होगी, चाहे समूह की बात होगी, या फिर जिस एरिया में आप रह रहे हैं या स्थिति घटक जो आपके हैं, वो दोनों व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्देशक बनेंगे। ऐसे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सामाजिक संज्ञानात्मक घटक है वो सही है। ये क्वेश्चन सब लोगों ने गलत किया होगा। सामाजिक संज्ञानात्मक, ये मान के चलिए कि लगभग लोग गलत करके आए होंगे, तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये मान के चलिए गलत हो जाएगा ज्यादातर लोगों का। दूसरी इसमें थ्योरी इन्होंने दी बेटा क्या से, आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर आधारित प्रेरणा सिद्धांत किसने दिया। प्रेरणा सिद्धांत की चर्चा कर बेटा, मास्लो जी की है ये प्रेरणा सिद्धांत, मास्लो जी ने दिया था। हाँ, अब्राहम मास्लो, अब्राहम मास्लो। मान के चलिए ये भी साइकोलॉजी का प्रश्न है। ये अब्राहम मास्लो जी अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने ज्यादातर जो थ्योरी दी है ना, वो सारी थ्योरी सिद्धांतों के ऊपर, या कह लीजिए कि जो एक वो क्या बोलते हैं प्रेरणा से संबंधित सारी थ्योरी इनकी है। हाँ, तो ये मान चलिए बेटा ये भी गलत ही, लेकिन समझिए कि ज्यादातर लोग नाम नहीं याद कर पाते, इसलिए मैं मान के चलता हूँ ये प्रश्न आप अच्छे से नहीं कर पाए होंगे। तीसरा प्रश्न इनका बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। क्या बात है, एक क्वेश्चन आपको एकदम सरल दे दिया उन्होंने कि माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम, कम से कम 2-3 उपनाम तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें से पावर हाउस ऑफ बायोब्लास्ट जी, एटीपी मील, हाँ कुछ भी कह दो। हाँ, ये क्वेश्चन एक ऐसा मिल गया होगा जो पाते ही लोग खुश हो गए होंगे। 2 क्वेश्चन पढ़े होंगे, जितने निराशा हुई होगी, एक क्वेश्चन में उतने मजा आ गया होगा कि जो ऊर्जा घर है
किसका, हमारी सेल का सबसे प्रचलित शब्द है। आगे देखिए बेटा, एक प्रश्न उन्होंने डी में दिया है, जब कोई व्यक्ति किसी गतिविधि में केवल आंतरिक संतुष्टि, ध्यान दीजिएगा प्रश्न बहुत सरल ये भी लग रहा है, मोटिवेशन का प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति किसी गतिविधि में केवल आंतरिक संतुष्टि, आनंद या व्यक्तिगत रुचि के कारण संलग्न होता है, ना कि बाहरी कारणों से, तो वह किससे प्रेरित होता है भाई? आंतरिक अभिप्रेरणा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन सरल था भाई। मोटिवेशन 2 टाइप्स की है, जिनमें से एक क्या है, एक्सटर्नल, एक इंटरनल। तो इंटरनल है आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए एक क्वेश्चन 2 नंबर यहां से मिल गया। तो सीरीज में देखें तो 2-2 नंबर का रेशियो चल रहा है, मतलब 60 में 30 तो 100% है। अभी आगे और मजा भी आएगा आपको, आगे भी बहुत सरल प्रश्न लगे इसलिए। छठवां देखिए, छठवां ए बी सी और डी। छठवें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया। व्यायाम के दौरान जब मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त आपूर्ति नहीं मिलती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ज्यादातर लोग यहां लिख दिए होंगे थकान या फटीग, जबकि ऐसे में प्रश्न पूरी तरीके से सही नहीं है। जो हाइपोक्सिया होती है, नहीं हाइपोक्सिया जी, जो हाइपोक्सिया है ये है क्या, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है हमारी मांसपेशियों में, जब हम व्यायाम करते हैं तो उसको हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं, या इसी को एक और क्या नाम भाई इसका, हाइपोक्सिया भी बोलते हैं और एक कुछ कहते हैं, एक हाइपोक्सिया नाम है और एक नाम याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाइपोक्सीमिया खून में, हाइपोक्सीमिया ऊतक में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हाइपोक्सिया खून में, और हाइपोक्सिया जी ऑक्सीजन की कमी हो जाए। भाई व्यायाम आप करेंगे, व्यायाम के दौरान आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो कहते हैं हाइपोक्सिया हो गया है। इसी हाइपोक्सिया को इस्कीमिया बोलते हैं, इस्कीमिया। दोनों एक ही चीज है, चाहे इस्कीमिया बोले चाहे हाइपोक्सिया बोले। इसका लेकिन लास्ट जो अवयव है वो क्या है, कारण जब बनता है तो थकान बनती है, कारण में थकान है। तो आप अगर हाइपोक्सिया लिखे होंगे, क्योंकि एक लाइन का प्रश्न है, इसलिए ये मान के चले कि ज्यादातर लोग प्रश्न गलत किए हैं। अगला प्रश्न यहाँ का है बेटा इनका, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण हरियाणा सरकार में दिए जाने, भाई भीम पुरस्कार, हरियाणा सरकार ने भीम पुरस्कार दिया था ना, जो सबसे सर्वोच्च खिलाड़ी थे, भीम पुरस्कार। तो हरियाणा वाले तो इसको सही कर लिए होंगे, लेकिन यूपी वाले इस प्रश्न पे थोड़ा सा फंस गए होंगे। उत्तर प्रदेश का पूछता तो हो सकता है कि थोड़ा सा जानकी देवी योगी का नाम आता तो दिमाग लग जाता, यहाँ पे थोड़ा सा उनका पुरस्कार है, तो इसलिए मान के चलिए 50-50। जो लोग जीएस वगैरह की तरफ गए होंगे, भीम को देखे होंगे तो भीम पुरस्कार याद होगा, नहीं तो इसको मैं 50% में मान के चल रहा हूँ। अगला प्रश्न जी, क्या फिर से बोलिए। आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही है, जाने दो। क्या क्या बोल रहे हो? चलो जाने दो, रुको, अभी ना बोलो। अगला प्रश्न बेटा, इसका जो सी वाला प्रश्न है, इसमें लिखा है सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाले, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है? दुनिया जानती है सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करेगा तो सोशियोलॉजी होगा, समाजशास्त्र होगा। ये प्रश्न सरल था। अगला प्रश्न इनका देखिए बेटा, ओलंपिक स्तर पर बास्केटबॉल टीम में आधिकारिक तौर पर कितने खिलाड़ियों को अनुमति है? ओलंपिक स्तर की बात कर रहा है बेटा, तो सभी लोग जानते, चाहे ओलंपिक स्तर चाहे कुछ हो, 12 खिलाड़ियों की अनुमति होती है। 7-5-12, 7 खेलते 5 स्थानापन्न होते हैं, इसलिए 12 खिलाड़ी। 7 धन 5 बराबर 12। ये क्वेश्चन, हाँ 5 खेलते 7 स्थानापन्न, तो 2 नंबर, मतलब यहाँ भी 2 नंबर
आसानी से मिल सकता था। आसानी से जो मिलेगा वो नंबर में दे रहा हूं, बाकी तो आप मैक्सिमम और पा सकते हो। 6 7वां देखिए, A B C D। 7वें क्वेश्चन आते बेटा, इन्होंने लिखा है हृदय के प्रत्येक निलय द्वारा एक धड़कन मतलब हृदय चक्र के दौरान पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? सबसे सरल क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ सिंगल हार्ट बीट कार्डियक साइकिल का इस कार्ड क्या कहते हैं? सब जानते हैं। इतना सरल क्वेश्चन हमें लगता है कि इधर बीच में नहीं मिला होगा। क्या होगा भाई, क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रोक जी, मतलब जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट द्वारा एक सिंगल बीट में जब धक से आवाज करता है, ये ब्लड बाहर निकालता है। इस क्या जो 70 ml 1 बीट में, वही है बेटा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो कितने प्रश्न स्ट्रोक वॉल्यूम से पूछा, कार्डियक आउटपुट से भी पूछा, हर जगह से प्रश्न पूछा। अभी देखिए अगर अगले प्रश्न की तरफ आते हैं तो वहां दिखाते हैं, वहां भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। और अभी जब ये खत्म हो जाए तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न का है स्वास्थ्य शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिल्कुल किसी को नहीं आया होगा, मुझे पता है। वो लिखने वाले कुछ भी कहीं से लिख दें, लेकिन है नहीं। जो डेनिसन वुड है उनको कहा जाता है बेटा, थॉमस जी हैं डेनिसन वुड, इनको कहा जाता है। तो आप मान के चलो कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका सही नहीं हो सकता है, फील्ड वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न, प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता को क्या कहते हैं? सबसे बड़े प्रतिरोध मतलब जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे काबू पाने की क्षमता क्या बेटा? स्ट्रेंथ। तो ताकत या मांसपेशी ताकत लिख लीजिए। ये आना चाहिए आपको, क्योंकि सीधा सीधा कह दिया है कि लिखा है, क्या लिखा बेटा? इज द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे जो काबू पाने की क्षमता क्या है बेटा? वो आपकी स्ट्रेंथ है। आगे डी में देखिए 2 नंबर यहां मिल चुका। तीसरे में देखते हैं कहां मैक्सिमम मिल जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला टीमों में कबड्डी मैच की आधिकारिक अवधि क्या होती है? क्या बेटा? महिला कबड्डी में, कबड्डी का प्रश्न एक बढ़िया, कबड्डी से 2-3 प्रश्न आए हैं, ये भी देखिएगा ध्यान से। तो कबड्डी में सभी जानते हैं कि पुरुष में 20-20 का होता है, महिला में 15-15 का होता है। तो पुरुष में अगर बात की जाए, पुरुष की कबड्डी का टाइम तो 20 घन 5 घन 20 बराबर 40 मिनट। और जब ये महिला में आ जाता है बेटा तो यही 15 घन 5 घन 15 बराबर 30 मिनट। ये भी क्वेश्चन सरल था, क्योंकि कबड्डी बड्डी सब जगह होता है, इसलिए इसमें 3 नंबर की गुंजाइश दे रहे हैं। किसमें स्ट्रोक वॉल्यूम भी आ सकता था, मांसपेशी ताकत भी आ सकती थी, और ये भी आ सकता था। एक प्रश्न ये टोटली गलत हो सकता था, इसलिए यहाँ अधिकतम सीमा 3 है। अगर इनमें से कंफ्यूजन और मांसपेशी में से कंफ्यूजन किसी को होगा तो ये भी 2 नंबर पे आ जाएगा। तो 50% तो 100% है, लेकिन यहां मैक्सिमम 3 मिल भी सकता है। आइए 8वें पे आते हैं। 8वां प्रश्न हमारे पास है बेटा, समाज शास्त्र में जो द्याद है शब्द के बीच होता है। द्याद याद रखिएगा, एक चीज बेटा याद रखो, द्याद जहां भी आएगा, जैसे डबल हो गया, द्याद हो गया, द्वितीयक हो गया, द्वैत हो गया, इसका मतलब 2 होता है। लोग ना समझ पाए होंगे तो गलत हो सकता है, बाकी ये प्रश्न सरल था। वो सिर्फ कंफ्यूज हुए होंगे, कहा जानते हैं मतलब है सर, मुझे नहीं पता था द्याद का क्या मतलब है। वो जो द्याद लिख दिया है ना, वो लोग द्याद से डैड समझने लगे, और समझ में द्याद है क्या, जबकि लिखा समाज शास्त्र में द्याद
संबंध के बीच होता है, मतलब यह संबंध कितने लोगों के बीच होता है, तो ध्यान का मतलब दो लोगों के बीच होता है इसको भी, लेकिन आप मान चले गलत होगा ज्यादातर लोगों का, दो लोगों के बीच संबंध, इसको आप गलत मानिए। ज्ञात जिनके दिमाग में आ गया उन्होंने कर लिया, जिन अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो सब कर लेते, ऑब्जेक्टिव नहीं इसलिए सब गलत कर गए। बी वाला देखिए, एक कोच जो सख्त है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और टीम पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, तो उसकी इस नेतृत्व शैली को किस रूप में जानी जाती है। कितना सुंदर इन्होंने मतलब लिखा है, जबकि यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां भी क्या बेटा, अगर कोई अपने मन का करता है कि तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, जैसे किसी कोच का नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो वो क्या करता था, जो भी करता था अपने तरीके से, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। अगर टीम मैंने 11 की सेलेक्ट कर दी है तो 11 में यही खेलेंगे चाहे जो हो जाएगा। इन कैप्टन तक की बात नहीं सुनी जाती थी। तो कहीं कहीं ऐसे, तो ऐसे कोच जो होते हैं बेटा वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, ऑटोक्रेटिक। हिंदी में क्या बोलेंगे, सत्तावादी, क्या बोलेंगे, सत्तावादी नहीं, स्वायत्तवादी। स्वायत्त सर तानाशाह किसको कहते हैं? वही तानाशाही कर लो, तानाशाह हाँ, निरंकुशवादी, तानाशाह निरंकुश, हाँ निरंकुश जो होते हैं। तो ये वाला प्रश्न आप कर सकते थे क्योंकि पढ़ने के बाद वो समझ में आ गया। अगला देखिए, फेफड़ों के किस भाग में व्यायाम के दौरान फुफ्फुसी विसरण होता है? सरल क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स द पल्मोनरी डिफ्यूजन हैपेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान जो पल्मोनरी डिफ्यूजन होता है कहाँ होता है? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, तो एल्वियोलाई। मतलब जो आपकी क्या है सर, डिफ्यूजन तो सर मांसपेशियों में होएगा ना सर, एलवीआई में तो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज तो होगा, गैस एक्सचेंज होती है ना, वहां पर गैस एक्सचेंज प्रोसेस है। जो प्रोसेस है, जो दो के प्रश्न फिर से देखो बेटा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। नहीं तो फेफड़े की बात कर रहा है, फेफड़े के किस भाग में? यहां तो चर्चा ही नहीं है मांसपेशी की, सीधा उसने कह दिया कि लंग्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, यही मैं आपको बताना कहां पे होता है। तो इसमें कुल मिला के 3-4 तो काट ही है ना। यहाँ तो कुछ है ना, सीधा एल्वियोलाई आती है, और एल्वियोलाई मतलब एयर सैक्स। सर प्रश्न देख के लग रहा है कि जैसे यशवंत सिंह ने बनाया, प्रश्न देख के लग रहा है प्रश्न एकदम, पर वो नहीं का इसके ज्यादा वो रहता है, सर एकदम वही बनाया है। चलिए अच्छी बात है। अगर यशवंत जी बना तो बहुत लोगों को उद्धार भी हो गया होगा। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। चौथे पे, सुभाष दिमाग बहुत चलाते हो, कहां से आया कहां से नहीं आ रहा है। मैंने इतना देख चुके सर ना, अब क्या बता पकड़ लेंगे आगे। चलो बेटा आगे। महिला टीम के लिए कारबिलान कप किस खेल से, देखो इतने सरल सरल कारबिलान कप 7 एक बार नहीं तो 20 बार हम लोग खुद दिए होंगे। क्या बेटा? टीटी, टेबल टेनिस। इसमें 3 नंबर मिल सकते हैं, जैसे इसमें 3 मिले थे ना, इसमें भी 3। तो 4 चौक 16, वहां 16 में कितने 10 मिले थे, यहां 16 में 2 2 4 2 6 2 8, नहीं वहां 4 चौके 16 में 10 ही मिले थे, यहां भी 16 में 10 मिल रहे हैं। 3 3 6 4 10, तो 16 दूनी अभी तक 32 नंबर में 20 नंबर आसानी से मिल गए, आसानी से मिले, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं। अच्छा अब जैसे देखिए एग्जाम का प्रेशर अलग होता है,
हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, प्रेशर नहीं है। अब समझ में भी आ रहा क्वेश्चन, वो वहां पढ़ते समय क्वेश्चन उड़ जाता है दिमाग से। आगे आइए। लेकिन एक बात बताएं, जो इसका ऑब्जेक्टिव बना है ना, अब ये ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे तो आधे लोग उल्टे लेट जाएंगे। उसके 20 में 10 भी मिलने की उम्मीद नहीं है। 40 प्रश्न जो उन लोगों ने बनाया है ना, वो 40 के 20 ही नंबर वहां भी समझिए। आज हमने दिया था, पता नहीं कितने लोग किए ही नहीं। अभी तो देने वाला भी ग्रुप में डालूंगा, बनाया हूँ, छोटा छोटा जानबूझ के बनाया हूँ। 15 है सर। हाँ, अभी कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 8 हो गए सर, 2 और करवा दीजिए। हाँ, 2 और करवा दें, 10 तो कम से कम हो ही जाए। 32 हो गए ना, 16 दूनी 32। चलिए, अभी कई बज रहा है? कुछ लोग बाद में कहते हैं कि हमारे घर वाले खाना नहीं देते, भगा देते। 7 क्वेश्चन बचा है सर अभी। 7 क्वेश्चन बचा है। एक लोगों ने कहा है, मुझे सही में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सर आज की वजह से कभी कभी बिना खाना खाए मैं सो जाता हूँ। तो हमने कहा इसकी क्या दिक्कत है? कहते हैं ऐसा है कि जिस उम्र में घर परिवार देखना चाहिए उस उम्र में पढ़ाई कर रहे हो, तो खाना अपने हाथ से लेके खा लेना, हम सो जा रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि उनकी भी चिंता दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, बड़ी विडम्बना सर। किया जाए, इस सफाई करे सर। चलिए, पूरे 9वें क्वेश्चन। सूर्य ढलने से पहले खाना जैन धर्म वाला स्वीकार कर लेना चाहिए। सुभाष, वो एक तरीका है, घर वालों को कह दो कि बना के बगल में रख के सो जाया करें, हम अपना खा के हम भी सो जाएंगे। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और देखो, 4 क्वेश्चन बहुत सरल है। फिर लड़ाई होगी, बर्तन कौन धोएगा? हाँ, तो धो लेना, जो लास्ट में खाए वो धोएगा बर्तन। वो नियम हमारे यहाँ यही चलता है, जो लास्ट में खाता है बर्तन धोता है। तब भी वही धोता है। अरे तो सर सुबह धो लेगा। चलिए, सुबह सबका धोना पड़ेगा। आगे आते हैं तो बर्तन हम ही को धोना पड़ जाएगा, इसलिए आगे आ जाए। ज्यादा लेट करेंगे तो हम भी आपकी श्रेणी में हैं, हम कहीं अलग से नहीं है, तो ध्यान हमको भी देना पड़ता है। वो आप ही का उदाहरण। देखिए, जो राजा होता है और प्रजा, दोनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ राजा क्या है, अपनी कमियों को छुपा लेता है, उसको वाहवाही में भी दिखा देगा, लेकिन प्रजा वही काम करेगी तो वो भद्दगी हो जाएगी। अगर प्रजा बर्तन धो दे, पत्नी का पैर दबा दे, तो बहुत गलत साबित हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर राजा ये काम कर दे तो वो गिनीज बुक में भी लिखा जा सकता है कि एक ऐसा राजा था जो ऐसा काम कर दिया। तो समझ गए? तो हम अगर बर्तन धोएंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमको समस्या आप लोगों की है। आइए 4 प्रश्न और हो जाए। थोड़ी देर हंसना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे उसका एक पार्ट है रिक्रिएशन। थोड़ा सा हंसने से मांसपेशियां और हमारा जो शरीर होता है फिर से किसी चीज को एडाप्ट करने के लायक बन जाता है। फिर से एडाप्ट करने, इतना जो हंसाए है ना, ये कम से कम सही में सब लोग हंसे होंगे तो कम से कम आधा घंटा की और एनर्जी उनको मिल गई है। चलिए 4-5 प्रश्न और जल्दी जल्दी कर ले, फिर देखते हैं, क्योंकि लंबा तो है। अधिकतम बल पूर्वक सांस छोड़ने के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा पहला है। अधिकतम बल पूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में शेष वायु की मात्रा को, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बेटा इतनी बार पढ़ा है, और सबसे ज्यादा अच्छे से मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को ही पढ़ाया हूं, क्योंकि यहाँ पढ़ाने में बहुत मजा आता है। चाहे कैपेसिटी पढ़ाइए, चाहे आप उसकी वॉल्यूम पढ़ाइए, और चाहे हृदय की कार्यविधि या कार्डियक साइकिल पढ़ाइए, वो एक अलग का इंटरेस्ट जग जाता है। तो इसको देखिए क्या कह रहा है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम
फोर्सफुल्ली एक्सपिरेशन इज नन है। कह रहा कि अधिकतम बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद मतलब ये करिए, छोड़ने पर क्या बच रहा है आपके बॉडी, आपके लंग्स में, तो क्या बेटा बिल्कुल रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको रिजर्व वॉल्यूम कह सकते हो। गाड़ी में से पेट्रोल खत्म हो जाता है तो लास्ट में थोड़ा सा बचा रहता है जीने के लिए, वही जीने के लिए, तुम्हारे जीने के लिए या तुम्हारे लंग्स को जीवित करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। जैसे गुब्बारा हो, फुला दो, फुलाने के बाद खोल दो तो पूरी हवा निकल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ हवा इसके अंदर बची रहेगी, पूरी तरीके से चिपकेगा नहीं कभी गुब्बारा अगर एक बार फूल गया है तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बेटा, फुटबॉल खेल में क्रॉस बार की निचली भुजा से जमीन तक ऊंचाई, मतलब ये फुटबॉल का मैदान है, इसमें ये क्या है आपका पोल लगा है, इस पोल की ऊंचाई की चर्चा कर, सभी लोग जानते हैं। अगर ऐसे होता है तो इसका 3 गुना 1 गुना ये होता है। अगर 8 फीट ये है तो 8 3 24, 8 गुणे 3 बराबर 24 फीट ये होता है। 24 फीट चौड़ाई होती है, 8 फीट ऊंचाई होती है। चाहे इसको फीट में लिख दो और चाहे अगर इसको फीट में ना लिख करके मीटर में लिखना चाहो तो 2.44 मीटर, तो यहां लिखेंगे 2.44 मीटर या 8 फीट। दूसरा प्रश्न आते हैं, ओलंपिक 100 मीटर पुरुष एवं 100 मीटर महिला के रिकॉर्ड किसके नाम है? पुरुष वाला, इसमें आधा नंबर आपको मिलेगा। इसमें दोनों क्वेश्चन सरल थे, ये भी सरल था, ये भी सरल था। तीसरा 100 मीटर जो रेस की चर्चा हो रही बेटा, उसमें 100 मीटर में सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसेन बोल्ट के अलावा कोई नहीं है। उसेन बोल्ट, चलिए इनकी टाइमिंग बताइए बेटा, उसेन बोल्ट की इनकी टाइमिंग क्या थी, किसको याद है? 9.58 नहीं 5.8 तो चैंपियनशिप है, ये ओलंपिक की चर्चा हो रही है, फिर गलत ना करिएगा। क्या लिखा है, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन कहाँ गया? 9 नंबर। ओलंपिक में 100 मीटर 9.63 सेकेंड, वो जो आप बता रहे ना वो विश्व चैंपियनशिप है 5.8 महिला, इसमें पुरुष सब, क्योंकि ये नहीं लिखना था, इतना ही लिखना था, तो यही लिखना था ना, क्या लिखना था भाई? ओलंपिक 100 मीटर पुरुष महिला के हाँ नाम लिखना था, तो उसेन बोल्ट आधा नंबर मिल गया। महिला वाला ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए वहां पे दिक्कत हो सकती है। एलन जी है, उनका नाम एलन है, ठीक है, एलन थॉम्पसन नाम उनका पूरा है, एलन थॉम्पसन, इनके नाम या रिकॉर्ड है। ये कहा है वो नहीं, कोरिया नहीं, क्या बोलते हैं इसे, ये ऐसी यहाँ की नहीं है, लेकिन वो अमेरिका की भी नहीं है। इनको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इनका रिकॉर्ड है 10.61 सॉरी 661 है, ये सेकंड है। तो आधा नंबर यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ से 1 नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन इनका कौन सा बेटा? अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? सबसे सरल, लुसाने, स्विट्जरलैंड। कई नंबर मिलेगा यहाँ? इससे 1 नंबर मिलेगा, इससे 1 नंबर मिलेगा, इससे 1 नंबर मिलेगा, इससे आधा नंबर मिलेगा, इसमें भी रेशियो में 3 अंक मांगते हैं। हाँ मैक्सिमम 3 मिलेगा, मैक्सिमम 3 मिल सकता है, बाकी तो 3.5 के भी हकदार लोग बन सकते हैं अगर कुछ गलती उलती कर। भाई इसमें 100% हो जाएगा, इसमें आधा नंबर 100% लोग पा जाएंगे, ये भी 100%, चाहे 8 फीट लिखे चाहे इसको, तो ये भी 100% वाला नंबर है ये, और रेजिडुअल वॉल्यूम भी 100% वाला नंबर है, इसलिए 3.5 तक हो सकता है, लेकिन 3 में मान के चलता हूं। 9 हो गया। 10वें पे आते हैं, A B C D। 10वें पे आते हैं बेटा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? चलिए एक प्रश्न आपको फिर मिल गया, थॉमस और उबेर कप, सब लोगों को पता होगा, बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है पुरुष के लिए।
बैडमिंटन पुरुष। दूसरा प्रश्न इनका है बेटा, थॉमस कप हो गया। दूसरा है सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, सब जानते हैं, मलेशिया हॉकी मलेशिया में आयोजित होती थी, लगभग सबको ये भी प्रश्न पता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कुश्ती में प्रतियोगिता का कुल समय कितना होता है? 3 दूनी 6, 3 बराबर 6 मिनट, 3 मिनट एक बाउट, ये भी क्लियर है। कुश्ती वाला है, कुश्ती की टाइमिंग है ये। वॉलीबॉल कोर्ट में सर्विस जोन की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है? चौड़ाई और लंबाई की चर्चा, मान लो वॉलीबॉल है ये 9 9 9 9 मतलब 9 का वर्ग होता है, तो 9 मीटर तो क्लियर है कि 9 मीटर होता। पहले लिखेंगे लंबाई चौड़ाई दोनों पूछा है, लंबाई आप लिखेंगे 9 मीटर, फिर आएगी चौड़ाई की चर्चा। चौड़ाई की चर्चा मतलब आगे कितना दूर तक जा सकते हैं, ऐसे ये। तो यहां याद रखिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 मीटर तक होता है, तो यहां अगर 6 मीटर ही लिखेंगे 3 से लेके 6 मीटर तक तो भी गलत नहीं है, इनमें से कोई भी आंकड़ा आप लिख सकते हैं। मिनिमम 3 मीटर आप पीछे जाएंगे, मैक्सिमम 6 मीटर तक होना चाहिए पीछे बॉल को रिसीव करने के लिए, जिसे लाबी की तरह यूज किया जाता है, तो 6 मीटर तक। तो ये भी क्वेश्चन आपका सरल है, इसमें सारे क्वेश्चन सरल थे। अगर सही कोई होगा तो यहाँ पे 3 नंबर आसानी से यहाँ पा सकता है। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? ज्यादा तो नहीं बचे यार, तेज पढ़ाई होती बहुत जल्दी हो गया होता। बता दें पूरा कि छोड़ दें कल के लिए? अभी ऑब्जेक्टिव भी इसका बचा है। 5 बचे हैं सर, कल करा दीजिए। अभी 5 बचे हैं। हाँ कल करा दें। हाँ 5, अभी 520 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ 20 क्वेश्चन बचे हैं। सर भगा तो नहीं तो आप सारे लोग बात फरमा देंगे। पूछ लीजिए सर, भगा तो नहीं दिए उनको, कुछ लोग तो मच जाए सर। जो लोग पहले चले जाते हैं हमें समझ लेते हैं कि उनको डर है, और जब ज्वाइन करते हैं ना तो 100 का आंकड़ा पार होता है, लास्ट में 80 तक आ जाते, तो हमें ये पता हो जाता है कि 20 लोगों में फीमेल मेल दोनों हैं, ऐसा नहीं कि मेल ही है, उसमें फीमेल भी है, जिनको डर रहता है कि अगर हम लेट जाएंगे तो बर्तन आज भी हमी को मांजना पड़ेगा, तो पुरुष ठीक है। तो कभी कभी वो भी जल्दबाजी अपना काम कर लेती है कि यार चलो ठीक है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन काम आगे तो बढ़ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बर्तन पुरुष ही मांजे, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कल इसका हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव अभी मैं 10-10-20 क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग करिएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टफ है। आप देखेंगे ना वो LTGIC का तो फिर भी सरल था, लेकिन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आता है मिलान वाला वो सरल होता है, जो क्वेश्चन आता है ABC में से कौन सा सही, A की सही, B सही, 3 सही कि A और B सही कि A और D सही, वो ज्यादा टफ हो जाता है। उसका मतलब है कि उसके सारे ऑप्शन आपको आने चाहिए। अगर सारे ऑप्शन नहीं आए तो मान के चलो कि आप फिनिश, वो गलती हो जाएगी। सबसे जो टफ क्वेश्चन माना जाता है या तो कथन कारण का या तो फिर ABCD। पैरेलिटी वाले पे फोकस रहे, उस पे ज्यादा लोग हैं सर, बहुत लोग। ये हमारी बात सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको हम बता रहे हैं, ये सब आपके लिए LT का ही है। सही आप बताएं, छोटे प्रश्नों से बड़े, आप जानिए इतने प्रश्न जो मिले हैं ना, ये समझिए कि आपके लिए रामबाण की तरह है। किसी भी एग्जाम की जब थ्योरी आप पढ़ते हो तो आप मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पहुंच जाता है वहां पे। आपको यही छोटी चीजें, स्टॉक वैल्यूम नहीं पता होगा, कार्डियक आउटपुट नहीं पता होगा, या किसी की मेजरमेंट नहीं पता हो, ये सारे प्रश्न, कोई प्रश्न ऐसा बताओ जो आउट ऑफ सिलेबस आपके हो, कोई नहीं है। अब कुछ प्रश्न तो इतने अच्छे हैं जो पहली बार हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को भी खुशी मिल रही है कि यार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अभी देखिएगा एनवायरमेंट से भी प्रश्न है। एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस एक प्रश्न नहीं पूछा है, सारे प्रश्न टू द पॉइंट। ठीक है बेटा, गुड नाइट। धीरे धीरे गुड नाइट सर। गुड नाइट।
कल मिलते हैं बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।